इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी सूचनाएं आप लोगों को जल्द ही मिले। हाय फ्रेंड्स, हम आप लोगों को 11th के केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री बता रहे थे और उसमें ये आप लोगों को बता दिए थे कि जो आयंस होता है उसके फॉर्मेशन के बारे में, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन, इन दोनों के बारे में हम बताए हुए थे कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब वो पॉजिटिव आयन बनता है, लेकिन जब कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब वो निगेटिव आयन बनता है। बस इतना याद रखिए कि एटम आयन में कब चेंज होता है, जब इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा तब या उसको लूज करेगा तब। इसका मतलब आयन का फॉर्मेशन उसके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो उसके पास निगेटिव चार्जेस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, इस कारण से उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और उसको हम निगेटिव आयन कहते हैं। लेकिन कुछ एटम जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और लूज करने की वजह से उसके ऊपर का जो निगेटिव चार्ज होता है वो वहां से रिमूव हो जाता है और उसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, वो ज्यादा हो जाता है। इस कारण से वो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो उतना हम लोग जान गए थे, लेकिन आप लोग को ये नहीं बताए हुए थे कि आयन का फॉर्मेशन वो क्यों उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्यों उतना नहीं करेगा, वो हम आप लोग को अभी नहीं बताएं। तो उसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे कंपाउंड के बारे में जाने, व्हाट इज कंपाउंड, इस कंपाउंड के बारे में हमको जानना है। तो इतना बात समझिए कि जब कोई दो एलिमेंट एक निश्चित अनुपात के साथ एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो उसके द्वारा जो नया पदार्थ बनता है तो उस पदार्थ का गुण उस एलिमेंट के गुण से भिन्न होता है, उसी पदार्थ को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा दिया है, इसका हिंदी आप लोग लिखेंगे बुआ कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात के साथ एक साथ मिलाने के फलस्वरूप एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे यौगिक कहते हैं। अब एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, एग्जांपल हुआ देखिए लोग, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, सल्फर ऑक्सीजन H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट या इसी को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब इस कंपाउंड को कहीं से भी लाएंगे तो इसके मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल ही होगा, कोई चेंजेबल नहीं है। H2SO4 आप किसी भी रिएक्शन से लेके आइए, H2SO4 का जो रेशियो होता है वही रेशियो रहेगा। एग्जांपल में यहाँ पे एक और देखते हैं, वाटर H2O। तो ये वाटर जो हो गया, इस वाटर को आप कहीं से भी लेके आएंगे, इस वाटर को रिवर से लेके आइए तो, सी से लेके आइए तो, हैंडपंप से लेके आइए तो, लेक से लेके आइए तो, या एनी प्लेसेस, किसी भी जगह से लेकर आइए आप लोग, इसका रेशियो जो होगा वही रहेगा 1:8, हमेशा यही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, etc। जितने भी सारे हम आप लोग बताए हुए होगा, ये सभी के सभी क्या है, कंपाउंड है। अब हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। तो आप लोग जिसे कंपाउंड कहते हैं उसे मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं। इसका मतलब यह कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड या एनी सब्सटेंसेस which is free in nature या which found in free in nature but can't participate in chemical reaction। इसका मतलब किसी भी पदार्थ का या यौगिक का वह छोटा कण जो नेचर में फ्री रूप से पाया जाता हो, लेकिन
केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। इसका हिंदी क्या होता है, अणु होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, टॉपिक बनाएंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का हिंदी क्या होता है, होगा अणु होता है। इसका एक डिफिनीशन अगर कोई पूछता है तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, या इसी को हम लोग सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस विच फाउंड इन नेचर बट कांट टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन is called molecule। इंग्लिश समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इतना समझिए कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का, लेकिन वह नेचर में फ्री रूप से पाया जाता हो और क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश यहाँ पे हम लिख चुके हैं। अब आप लोग इसका हिंदी भी बहुआ लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं। यौगिक या पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो नेचर में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता हो लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हो या नहीं ले सकता हो, उसे अणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वो अणु कहते हैं। एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये H2 क्या है, अणु है। हाइड्रोजन गैस हमारे सराउंडिंग एरिया में है कि नहीं, लेकिन क्या वो हमारे स्किन के साथ रिएक्शन करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे O2 ऑक्सीजन, ये भी रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर ये रिएक्टिव होता तो हाथ ऐसे कर रहे हैं, कुछ एक्सप्लोसिव जरूर करता। यहाँ पर अगर हम कहते हैं क्या H2SO4 है, तो हाँ H2SO4 भी इसे मॉलिक्यूल कहेंगे। ETC इतना आप लोग लिख लीजिए, बहुत हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड को भी मॉलिक्यूल कहा जाता है, एकदम कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर कोई पूछे C6H12O6, ये बताइए कि ये कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल है, तो ये बहुआ कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड। और क्या क्या है, ये मॉलिक्यूल्स भी है। जैसे हम आपको बताए थे कि एलिमेंट जो होता है एटम भी कहलाता है और एटम एलिमेंट भी, लेकिन ऑल एटम्स आर नॉट कॉल्ड एलिमेंट बट ऑल एलिमेंट्स आर नोन एज एटम। आर यू अंडरस्टैंड? सेम वैसे ही ये जो हो गया, इसे कंपाउंड भी कहेंगे और मॉलिक्यूल भी कहेंगे। या K2SO3 पोटेशियम सल्फाइड, यह जो है यह मॉलिक्यूल भी है। क्या है वो, मॉलिक्यूल, और उसके साथ साथ यह कंपाउंड भी है। इतना समझिए कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सभी को मॉलिक्यूल्स कहेंगे और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सभी को कंपाउंड कहेंगे। आ गया समझ में? इतना लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए पहले आप लोग, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स के टाइप्स के बारे में हम आप लोगों से कहे थे, तो यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणु के प्रकार, इसका भी जानते हैं आप लोग। अब टोटली दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो कितने तरह के? दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर, क्या लिखेंगे बुआ? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब होता है कि अणु दो तरह के होते हैं। अणु के दो प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। अब वो कौन कौन सा होते हैं? यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है।
होमोएटोमिक। क्या हुआ? होमोएटोमिक। होमोएटोमिक का हिंदी लिख लीजिए आप लोग, समपरमाणविक। क्या हुआ? समपरमाणविक या समान परमाणविक, एक ही बात होता है। अब दूसरा जो होता है वो होता है हेटेरोएटोमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लगा दीजिए आप लोग। इसका हिंदी होता है विषम परमाणविक अणु होता है। ठीक है, हिंदी लिख लिए होंगे आप लोग। अब एक एक करके हम सभी के बारे में स्टडी करेंगे। होमोएटोमिक मॉलिक्यूल होता है, यह दो वर्ड के मिलने से बना है। होमो प्लस एटम, यहाँ पे ये दो वर्ड के मिलने से हेटेरोएटोमिक बना है। कौन हुआ? हेटेरो जो एटम। और हम लोग जानते हैं होमो मीन्स क्या होता है? सेम होता है, और एटम मीन्स एटम, और हेटेरो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट होता है, और एटम मीन्स एटम। इसका मतलब होमोएटोमिक में एक ही तरह के एटम परमाणु होंगे, लेकिन हेटेरोएटोमिक में एक से अधिक तरह के परमाणु होंगे। यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल जैसे यहाँ पे हो जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस। H2 में सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम H2 लिखे हुए हैं तो इंडिकेट हो गया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का एटम है, वो भी हाइड्रोजन का एटम है। अगर यहाँ पे हम कोई और एटम लिख देते या और एलिमेंट लिख देते तब ना कहते हैं हाँ कि यहाँ पे दूसरे तरह के भी एटमी एलिमेंट आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आया हुआ है वो सिर्फ एक ही तरह का एटम आया हुआ हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो H2 क्या कहलाएगा? हुआ मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? होमोएटोमिक मॉलिक्यूल। और एग्जांपल देखते हैं O2 ऑक्सीजन गैस, और भी Cl2 क्लोरीन गैस, Br2 ब्रोमीन गैस, एटसेट्रा etc। इन सभी को हम क्या करेंगे? होमोएटोमिक मॉलिक्यूल्स। हमेशा याद रखिएगा कि होमोएटोमिक मॉलिक्यूल्स में जो होगा वो सिर्फ एक ही तरह के एटम रहेंगे। हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन गैस की बात करो तो ऑक्सीजन गैस ही रहेगा। या अगर आप लोग ये पूछेंगे सर क्या S8 हो जाएगा? हाँ S8 हो जाएगा। क्या सर P4 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अगर ये पूछेंगे क्या सर I2 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अगर पूछेंगे N2 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्योंकि इसमें सल्फर के 8 एटम है, लेकिन सिर्फ सल्फर के ही ना है और किसी का नहीं ना है, सिर्फ सल्फर के एटम है तो सेम हो गया एटम, जिसे हम क्या कहेंगे? होमोएटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब यहाँ पे हेटेरोएटोमिक की बात करते हैं तो हेटेरोएटोमिक में अलग अलग तरह के एटम्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें रहते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। आप कहेंगे सर H2O, हाँ H2O होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के एटम है, एक तरह का नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे HCl, हाँ यहाँ पे दो तरह के हाइड्रोजन और क्लोरीन दो तरह का एटम है। H2SO4, हाँ दो तरह का एटम है। K2SO4 एक दो तीन तरह का एटम है। PbNO3 का होल ट्वाइस, ये भी तीन तरह का एटम है। Pb है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन तरह के एटम हुए एटसेट्रा। इन सभी को हम क्या कहेंगे? हेटेरोएटोमिक मॉलिक्यूल, विषम परमाणविक अणु कहेंगे। इतना समझ गए? अब एक एक करके इन दोनों का डिफिनीशन पढ़ेंगे, इसको लिखिए आप लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग मॉलिक्यूल जो हम पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, उसके टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टाइप्स है होमोएटोमिक मॉलिक्यूल। और होमोएटोमिक मॉलिक्यूल में हम आप लोग बताए थे कि वे अणु आते हैं जो सिर्फ एक तरह के परमाणु के मिलने से बने होते हैं। उसके एग्जांपल हम बता दिए थे, उसका इंग्लिश में डिफिनीशन यहाँ पे लिख दिया है। सच मॉलिक्यूल which formed by same type of atom is called homoatomic molecule। इसका मतलब होता है वैसा अणु जो एक समान परमाणुओं के मिलने से बना हो, उसे समपरमाणविक अणु कहते हैं। हिंदी हो गया। अब इस दूसरे का हिंदी होगा वैसा अणु जो भिन्न भिन्न तरह के परमाणुओं के मिलने से बने हो, उसे विषम परमाणविक अणु कहते हैं।
एग्जाम्पल लिखा चुके हैं और हम आप लोग को इसके बारे में समझा भी दिए हैं, इतना समझ में आ गया। अब इस तरह से आयन का फॉर्मेशन जो है आप लोग को हम कहते बाद में बताएंगे। तो आयन का फॉर्मेशन अभी नहीं सीखेंगे हम लोग, बाद में ही सीखेंगे, क्योंकि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे हम आप लोगों को थर्ड चैप्टर, तो उसमें हम आप लोग बताएंगे हाँ किस तरह आयन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें 5 या 6 तरह से आप लोग को हम बताएंगे। अभी बेसिक हम बता रहे हैं, तो अभी कुछ आयंस नेम आप लोग लिखा दे रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ओके बाबू, ठीक है, इसको इरेज करें, हम इसको लिख लीजिए फिर हम इरेज कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ आयंस पढ़ेंगे। आयन जब हो जाएगा उसके बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे कंपाउंड बनता है, वो जरूरी है हम लोग को पढ़ना, तो वो पढ़ा देंगे हम आप लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम एग्जाम्पल ऑफ आयंस, आयन के कुछ उदाहरण हिंदी हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर में पढ़ेंगे पॉजिटिव आयन। क्या वो याद करेंगे? पॉजिटिव आयन। हिंदी होगा धनायन। क्या होगा हिंदी? धनायन या धनात्मक आयन होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ लिखेंगे इसके बारे में। आप लोग सबसे पहले यहाँ पे H से स्टार्ट करते हैं। H पे पॉजिटिव 1 रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हुआ हाइड्रोजन आयन कहते हैं। लिथियम पे पॉजिटिव 1 होता है, इसे लिथियम आयन कहते हैं। Na पे पॉजिटिव 1 होता है, इसे सोडियम आयन कहा जाता है। K पे पॉजिटिव 1 होता है, इसे क्या कहा जाता है? पोटेशियम आयन कहा जाता है, पोटेशियम आयन। Ag पे पॉजिटिव 1 होता है, इसे सिल्वर आयन कहा जाता है, सिल्वर आयन। Cu पे पॉजिटिव 1 होता है, इसे कॉपर आयन कहा जाता है, कॉपर आयन। Fe पे पॉजिटिव 1 होता है, इसे आयरन फर्स्ट आयन कहा जाता है। और कोई आप लोग को याद है जिसपे पॉजिटिव 1 चार्ज हो? ठीक है, अभी इतना ही। आप लोगों को अगर और अधिक याद होगा तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर फिर आगे हम लोग यहाँ चलते हैं बेरिलियम पे। Be पे पॉजिटिव 2 होता है, इसे कहते हैं बेरिलियम आयन कहते हैं, बेरिलियम आयन। इसके बाद मैग्नीशियम Mg+2 से मैग्नीशियम आयन कहा जाता है। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या हुआ? Ca+2 कैल्शियम आयन हो जाएगा। Fe+2 इसे हम लोग आयरन सेकेंड आयन कहते हैं, आयरन सेकेंड आयन कहा जाएगा। जिंक Zn+2 इसे जिंक आयन कहा जाता है। Cu+2 इसे कॉपर सेकेंड आयन कहा जाता है। Pb+2 इसे लेड सेकेंड आयन कहा जाता है। Hg+1 इसे मरकरी आयन कहा जाता है, मरकरी आयन कहा जाता है। ठीक है, और भी कोई 2 है? हाँ, बैरियम हो जाएगा Ba+2, बैरियम आयन हो जाएगा। इसके बाद B+3 बोरॉन आयन हो जाएगा। Al+3 इसे एल्यूमिनियम आयन कह देंगे। इसके बाद Fe+3 से हम लोग आयरन थर्ड आयन कह देते हैं। Cu+3 इसे हम लोग कॉपर थर्ड आयन कहते हैं, कॉपर थर्ड आयन हो जाएगा। Pb+
पॉजिटिव 3, इसे हम लोग लेड थर्ड आयन कहते हैं। ठीक है होगा। और भी याद है जिसपे 3 चार्ज हो, और हो गया। कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं कार्बन C पॉजिटिव 4, इसे कहा जाता है कार्बन C इन होता है, CARBON कार्बन आयन कहते हैं। एक और होता है Pb पॉजिटिव 4, इसे लेड 4 आयन कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग निगेटिव वाला पढ़ेंगे। तो हम आप लोगों को पॉजिटिव आयन लिखा दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ निगेटिव आयन्स के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम आप लोगों को निगेटिव आयन लिखा दिए। अब इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इसमें एक दो और लिख लेते हैं, PO4-3, इसे हम लोग फॉस्फेट आयन कहते हैं। एक होता है PO3-2, सॉरी -3 होगा, इसे हम लोग फॉस्फाइड आयन कहते हैं। एक और छोड़ दिया हम लोग क्या, N-3, इसे नाइट्राइड आयन कहते हैं, नाइट्राइड आयन। कौन होता है P-3, इसे फॉस्फाइड आयन कहते हैं, फॉस्फाइड आयन कहते हैं। इसे आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि कंपाउंड के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम आप लोग बताएंगे यह कितना इंपॉर्टेंट रहता है। एक चीज और यहाँ पे लिख लेंगे, स्टैनिक जो होता है जिसे टीन कहते हैं, वो SN पॉजिटिव 4 होता है, इसे हम लोग स्टैनिक कहते हैं। स्टैनिक आयन आप लोग इसे बोल देंगे। और यह जो होता है इसे टीन भी कहा जाता है। और एक और होता है स्टैनस होता है। ठीक है, तो उसका SN+2 होता है, ये स्टैनस होता है, इसे हम स्टैनस आयन कहते हैं। इसको लिख लेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। आप लोग अमोनिया आयन का नाम तो सुने होंगे, अमोनियम आयन NH4+1, तो उसको भी लिख लेंगे आप लोग। क्या हुआ NH4+1, इसे क्या क्या कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनियम आयन। इसको हम लोग बोल देंगे रुबिडियम, आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग Rb पॉजिटिव 1, इसे हम लोग रुबिडियम कहते हैं, रुबिडियम आयन कह देंगे। और ऐसे ही तो इतना तो आइए गया समझ में। अब रैंडियम आयन भी जानते होंगे, पॉजिटिव 2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे Rn पॉजिटिव 2, और यहाँ पे लिख देंगे रैंडियम आयन। हो गया, इतना काफी है। इसको जो है ना पॉजिटिव जो आयन लिखा है उसमें इतना आप लोग ऐड कर लेंगे हुआ, उसके बाद ही निगेटिव लिख लेंगे। अब हम आप लोग सिखाएंगे कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो ये एक वीडियो में हम लोग आयन तक हो गया। अब एक वीडियो और बचा है जिसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे कंपाउंड का फॉर्मेशन, और उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है मिक्सचर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, वो हम लोग फिर पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का सेकेंड लास्ट वीडियो हम लोग बना लिए। एक और बचा है लास्ट वीडियो, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे। तो आप लोग जितना भी हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन हम बताए हैं, या क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जब तक केमिस्ट्री से पढ़ेंगे तब तक ये काम करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस स्टडी करने के लिए ये बेसिक नॉलेज आना चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं आया आप लोगों को तो जितना भी सिलेबस में दिया है थ्योरी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो भी रिएक्शन है इसी पे बेस्ड है, जो भी थ्योरी आएगा, जो इसके बिफोर हम बताए उसी पे सब बेस्ड रहेगा। तो इतना आप लोग अच्छा से नोट कर लेंगे। और आप लोग के छोटे भाई बहन या अंकल के बेटा बेटी या आपके दोस्त लोग होंगे तो उनसे शेयर कीजिएगा। क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम अपलोड करते हैं इसी चैनल पे, और 11th का केमिस्ट्री अपलोड करते हैं। तो कमेंट्स में आया हुआ तब हुआ कि सर 11th का फिजिक्स अपलोड कीजिए। तो 11th का वो हम फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं, हम सिर्फ 11th का केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं। ओके, तो आप लोगों को 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम ये सभी अपलोड कर रहे हैं।
लेकिन 11 कैसे केमिस्ट्री अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग स्टडी कीजिए और अपने दोस्त से बोलिए कि हाँ ये NSI मोतिहारी एक चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, हर वीडियोस को लाइक करें और कुछ नहीं तो कुछ कमेंट्स करें। आपके छोटे भाई बहन होंगे जो 10th क्लास में होंगे, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, उनसे भी आप लोग बोलिए कि ये सेलफोन में इसको सब्सक्राइब करें। आपके दोस्त के यहाँ उनके भाई बहन होंगे, उनको भी बोलिएगा सब्सक्राइब करें। ओके बाबू।